हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है अमर जाजू और आप देख रहे हैं नेशन नेक्स्ट। आपका मैं स्वागत करता हूं डायलॉग एट नेशन नेक्स्ट पे। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। वी हैव द लेजेंडरी एक्टर विद अस एंड द पॉलिटिशियन हु डज नॉट मिन्स हिज वर्ड्स। जब ये खामोश कहते हैं तो अच्छे अच्छे खामोश हो जाते हैं। हमारे साथ है मिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, वुमेंस डे है, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? नेशन नेक्स्ट के ज़रिए मैं तमाम दर्शकों को और ख़ासकर आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पे मैं देश की और विदेशों की तमाम महिलाओं को प्रणाम करता हूँ। ख़ासकर वो महिलाएं जो कमिटेड हैं, जो अचीवर्स हैं, जो सक्सेस की राह पे हैं, जो सही दिशा में चल रही हैं, जिन्होंने अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश का नाम रोशन किया है, उन सबको मैं पुनः प्रणाम करता हूँ, बधाई देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि महिलाओं से बढ़िया आगे प्रगति के लिए, तरक्की के लिए, उन्नति के लिए कोई रोल मॉडल नहीं हो सकता। ऐसे हर रोल मॉडल को हमारे परिवार की हैं, महिलाएं हैं, उन सबको मैं सलाम करता हूँ। अभी फिलहाल में मिथुन चक्रवर्ती जी ने बीजेपी ज्वाइन किया है। वेस्ट बंगाल इलेक्शंस के आ ही रहे और उसके पहले उन्होंने ज्वाइन किया है। क्या आपके लिए पर्सनली ये जो मूव है बीजेपी का या मिथुन चक्रवर्ती जी का जो डिसीजन है, ये आपके लिए शॉकिंग था? नहीं, ये बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले भी पॉलिटिक्स में कई बार आ चुके हैं मिथुन चक्रवर्ती, और कई बार मैंने कोशिश की है। उन्होंने, इंसान तो बहुत अच्छा है, हम लोगों के लिए बहुत प्यारे एक्टर हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, प्यारा इंसान है, भद्र लोग हैं। और अचानक ये खबर मिली है। हालांकि ये मामला बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मामला है, और उन किसको लिया किसको नहीं लिया अब उन्होंने अभी अनाउंस किया है, चाहे उनके लोग अनाउंस कर रहे हैं। मेट्रो मैन 88 ईयर्स ओल्ड शायद हैं वो, श्रीधरन जी को, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत काबिल, बहुत गुणी आदमी हैं। उनके बारे में बहुत ज़बरदस्त चर्चा चल रही है केरला में। तो उसी तरह से अगर मिथुन चक्रवर्ती को अचानक लाया गया, मैं उनके लिए कामना करता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और हाँ, ये भी कभी कभी दिल में होती है आहट कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते या मेहरबान लाते लाते। और आपको लगता है कि मिथुन दा ने जो ज्वाइन किया है उससे बीजेपी को कोई फ़ायदा होगा वेस्ट बंगाल में? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब वहाँ पे अभी जो मैं खुद सुन रहा हूँ, वहाँ तो हवा जो है ऑपोजिशन की बहुत ज़बरदस्त है। और जैसा कि रॉयल बंगाल टाइग्रेस इन ट्रू सेंस ममता बनर्जी का बहुत ज़िक्र हो रहा है, बहुत उनके चाहने वाले हैं, बहुत उनके मानने वाले हैं, उनको बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और साथ में अभी हाल में ही देखा आपने कि कांग्रेस सीपीएम की भी जो रैली हुई थी, अगर रैली ही आधार माना जाए तो शायद आज तक की सबसे कामयाब और सफल रैली जो हुई थी वो सीपीएम कांग्रेस या कांग्रेस सीपीएम की हुई थी। सो अभी जल्दी होगा कहना, अभी तो गर्मी शुरू हुई है, लेकिन राजनैतिक सरगर्मी शुरू नहीं हुई है अभी। अभी कल एक मौका था परेड ग्राउंड में, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया। हालांकि मुझे और अच्छा लगता कि अगर उनके भाषण में और ज़्यादा मटेरियल होता, और ज़्यादा मीठ होता, और ज़्यादा कुछ अच्छी गहराई वाले बातें करते हैं और अच्छा लगता। बहरहाल उनकी अपनी फॉलोइंग तो है ही। और दूसरा, हमें नहीं भूलना चाहिए किसी पार्टी का, और हमारे अपनी पार्टी का भी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के भी, जब बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े लोगों की रैली होती है, तो उस रैली के पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत लोगों को छोड़ा जाता है, घोड़े छोड़े जाते हैं, और हज़ारों और लाखों की संख्या में लाए जाते हैं, बुलाए जाते हैं। कई लोगों को उसका दाम मिलता है, कई लोगों को उसका इनाम मिलता है। तो ऐसा करके किया जाता है। अब मुझे पता नहीं, मैं तो मौके पे था नहीं, जो देखा आप लोगों की वजह से देखा और आप लोगों के ज़रिए देखा हमने। और सर, जैसे कि आपने कहा कि मोदी जी वहाँ पे आए, मटेरियल कम था जैसे आप कह रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें चल रही है देश में, फार्म लॉस पे प्रोटेस्ट चल रहा है, फ्यूल प्राइसेस इतने बढ़ रहे हैं। जब हमने देखा कि ये पैंडेमिक के पहले सीए के भी प्रोटेस्ट चल रहे थे, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में भी एक भी बार प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर में संबोधन नहीं किया। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इसी बात का जिक्र कर रहा था कि अगर और मटेरियल होता उन मुद्दों पे जो भी टॉपिकल हैं, जो नेशनल इश्यूज़ हैं, जिन पे लोगों की चिंता है, कई जगह लोगों का आक्रोश है, लोग बहुत बेहाल स्थिति में हैं। और ऐसी स्थिति में
अभी हम सब ने ये उम्मीद की थी कि अगर दवा ना भी देंगे, और दवा ना भी इस वक्त कलकत्ता के परेड ग्राउंड में अगर कोई दवा का निर्णय या दवा के बारे में जिक्र ना भी करें, तो कम से कम उस ज़ख्मों पे मरहम ज़रूर लगाना चाहिए था। कहीं भी उनके ज़ख्मों को भी मरहम की ज़रूरत है। और ख़ासकर हमारे किसान लोगों की, जैसे किसानों का बिल पास हुए, जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में जैसा लोग कहते हैं और मानते हैं कि जिस तरह से ध्वनि मत से यानी वॉइस वोट से, ऐसा लगा, बहुत लोगों को लगा जैसे ज़ोर ज़बरदस्ती बिल पास किया नहीं गया बल्कि करवा दिया गया। तो उससे कई लोगों को ये लगता है कि इसमें दाल में काला नहीं बल्कि काले के दाल पूरी काली है, ऐसा लगता है। तो कल ऐसा मौका था इस पे कहने के लिए, कल मौका था कि जैसे जैसे मैं पैंडेमिक उनकी जो दवाइयाँ विदेशों को भेजी, हम उसकी सराहना करते हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कदम की, प्रयास की बहुत सराहना करते हैं कि बहुत सारे मुल्कों को उन्होंने डोनेट किया है, दान दिया है, या फ्रेंड इन नीड और फ्रेंड इन डीड के तहत भारत की ओर से दवाइयों को भेजा है और भेजने की अभी प्रक्रिया में है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री की, ख़ासकर डॉक्टर हर्षवर्धन की, और जो बहुत ही काबिल हैं, और साथ ही साथ मैं पीएमओ की, प्रधानमंत्री जी की बहुत तारीफ़ करता हूँ। मैं स्पष्टवादिता के लिए मशहूर हूँ या बदनाम हूँ? मैं स्पेड को स्पेड या ब्लैक को ब्लैक, हाँ, मैं कह देता हूँ। तो उसी तरह से प्रधानमंत्री जी को कल चाहिए था, मुझे सबकी यही ख्वाहिश थी कि शायद वो कुछ बोलें। इस 100 दिनों से ज़्यादा हमारा किसान परिवार जो है हाहाकार कर रहा है, मचा हुआ है, हाँ बिल्कुल हालत इतनी ख़राब है। और वो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं अपनी उचित मांगों को लेकर, तो कम से कम कुछ तो कहते। जैसे एक बार वो उन्होंने कहा, या उनके लोगों ने कहा कि 18 महीने तक हम इसको टाल सकते हैं, अबेंस में रख सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हम्बल अपील है कि अगर आप 18 महीने के लिए कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ आप 24 महीने के लिए, 30 महीने के लिए भी कर सकते हैं। क्योंकि फिर अगली सरकार आप ही की हो, किसी की हो, जिसकी हो, नई सरकार हो, अगली सरकार को मौका मिले बातचीत करके इसको अच्छे से फिर सेलेक्ट कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी में कहीं भेज के, उसके बाद इस पर पूरी चर्चा करके इस बिल को फिर से जनहित में और नेशनल इंटरेस्ट में लेकर सामने आए। इसकी ही कल बात कर देते। आपके साथ और बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं अभी। अब मैं इसको अपनी तरफ से फ़िलहाल पॉलिटिसाइज नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन कल बहुत बातें नहीं करके मामला ज़रूर यकीनन पॉलिटिसाइज हो गया है। सर, हाल फिलहाल में आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को फटकार लगाई थी कि इस बारे में कि सोनू सूद जी को पद्मा अवार्ड मिलना चाहिए था और उन्हें नहीं मिला। व्हाट कंपेल्ड यू टू डू इट? नहीं, मैं जुगाड़ की राजनीति से, या जुगाड़ का जो संबंध होता है सरकार का, उसको उसकी तरफ उनको चौंका रहा था, उनको याद दिला रहा था कि आप कितनी बार अच्छा करते हैं। कई बार बहुत ही डिज़र्विंग लोगों को मिलता है, और कई बार आपको सोचना पड़ता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को दें तो कब दें, दिलीप कुमार को दें तो कब दें, या दिया कि नहीं दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी को इतने सालों के बाद दिया तो कैसे दिया, कब दिया, प्राण साहब को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया तो कब दिया, ऐसे, जबकि बहुत देर हो चुकी थी। उसी तरह से मैं कहता हूँ कि ये अवार्ड्स में जो लोग बहुत डिज़र्विंग, आपने कई बार ऐसा नहीं कि नहीं मिला है, लेकिन बहुत डिज़र्विंग लोग कई बार छूट जाते हैं। आज पूरे देश में मज़दूर, हमारे मज़दूर परिवार जिस तरह से त्राहिमाम था, जिस तरह त्राहिमाम स्थिति में जिस तरह से पैदल चल चल के जो आत्मनिर्भरता की बात हमारी सरकार करती है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो आत्मनिर्भर तो हम लोग बहुत ज़माने से हैं और हमेशा से कोशिश में रहे हैं। ये जितने IIMs हैं, IITs हैं, जितने एम्स हॉस्पिटल्स हैं, जितने बड़े बड़े अस्पताल बने, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बने, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बने, भाखड़ा नंगल डैम बना है, ये देश में जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं, चाहे जिसने किया, आपकी सरकार ने नहीं किया तो जिनकी सरकार ने किया, तो वो तो आत्मनिर्भर की ओर बढ़ाने का ही एक प्रयास रहा है। और हमारे मज़दूर परिवार जिस तरह से पैदल चल चल के भूखे प्यासे 7-7 दिन 8-8 दिन सत्तू हाथ में लेके, कोई लड़की अपने पिता को साइकिल पर बैठा के जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को, लड़की को भी सम्मान देना चाहिए। 13 साल की लड़की जो है, हमारे बिहार के दरभंगा की लड़की, कैसे अपने पिता को साइकिल पर बैठा के वहाँ से दरभंगा लेकर गई। उसी तरह से
आज के दिन हमने कहा ना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आज उसको भी सलाम करना चाहिए। क्या है इसके अंदर जज्बा, जोश, और उसी तरह जज्बा, जोश और आत्मनिर्भरता हमारे मजदूरों में सैकड़ों, हजारों, लाखों चलते गए, मरते गए, कुछ कटते गए, एक्सीडेंट्स के शिकार हुए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, गंतव्य स्थान पर पहुंचे। तो उस समय अगर एक चिराग, चश्मे चिराग नहीं कहूँगा, उस समय उम्मीद की किरण या एक रोशनी लेकर, हौसला अफजाई का मशाल लेकर अगर सामने हमारा अपना कलाकार सोनू सूद आया, तो आप उसकी सराहना नहीं करते तो लोगों को चुभता है कि क्या मतलब है। जस्ट आपके लाइन से, किसी की लाइन हो, किसी सरकार की बात कर रहा हूँ, आपके लाइन से अगर वो सहमत नहीं हो रहे हैं, आप सहमत नहीं हो रहे हैं, इसका माने वो कर देंगे कि आप उसको नहीं देंगे, वो डिज़र्व नहीं करता? बिल्कुल डिज़र्व करता है। और उनसे बड़ी बात है कि कोई कलाकार हो, कोई इंसान हो, कोई भी हो, कितना भी हो, अगर वो किसी दूसरे दल का आपको दिखता है या नहीं है, तो इतना याद रखिए, जब घर में आग लगी होती है तो कोई डाकू भी आग बुझाने को आए या बलात्कारी भी आग बुझाने को आए, तो उस समय आप उसकी ज़ात और मज़हब नहीं पूछते हैं, वो अपना जो गुड डीड कर रहा है उसको देख रहे हैं। अगर आग बुझाने में कोई चोर डाकू भी मदद कर रहा है तो आप उसको सलाम करते हैं कि तुमने हमारी बड़ी मदद की इस वक्त, खासकर आग बुझाने में। तो इसकी सराहना होनी चाहिए। अगर सोनू सूद जो बड़ा डैशिंग है, डायनेमिक है, बहुत मजबूत है, उसकी अच्छी पकड़ है और आज तो उसकी ज़बरदस्त लोकप्रियता भी है, बहुत नेक इंसान है, सही मायनों में टी टॉटलर है वो युवा पीढ़ी के लिए एक समझिए उम्मीद का या हौसला बुलंद करने के लिए सोनू सूद का नाम आज शायद सबसे अव्वल आता है। उसने गुड डीड के अलावा अपने ऊपर जितना काम किया और जैसे उसने अपना बनाया संघर्ष करके, सही मानों में या बॉडी बनाई है, चाहे अपना मन बनाया है, जैसे जो हौसला रखा है और जिस तरह किया, उसको पे ऊपरी खतरा हो सकता था। तो आज उसने किया तो उसकी सराहना नहीं होती। इसी पर कह रहा था कि क्या होता है ये जितने पद्मा अवार्ड्स वगैरह अक्सर कई बार अच्छे भी होते हैं, इसमें पद्मा अवार्ड्स वगैरह में ये जुगाड़ नहीं होना चाहिए, इसमें सिर्फ मेरिट देखना चाहिए, और अगर मेरिट है सोनू सूद में, जो यकीनन है, तो उसको मिलना चाहिए। सर, जो क्रिटिक है बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उसके जो क्रिटिक है वो कहते हैं कि ये बीजेपी जो है अटल जी और अडवाणी जी की बीजेपी से काफ़ी अलग है। आपने उस समय भी आप काफ़ी एक्टिव रहे, अटल जी के साथ आपने काफ़ी काम किया, आपने मोदी जी के साथ में भी काम किया हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है ये दो बीजेपी के बीच में? नहीं, अब मेरा कुछ कहना ठीक नहीं होगा इस वक्त खासकर, लेकिन आपने जो कहा कि अटल जी की और अडवाणी जी के बीजेपी से अलग है, इसी वक्त इसी वजह से तो ऐसा दिखता है कि बहुत सारे लोग अलग हो गए, जो बहुत काबिल लोग थे, बहुत सक्षम लोग थे, बहुत कमिटेड लोग थे, जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की आन बान और शान में चार चांद लगते थे, वो सब आज कहीं दूर दिखाई पड़े। जैसे अडवाणी जी, जैसे मुरली मनोहर जोशी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी फादर फिगर आज हमारे बीच में नहीं हैं, तो उनके बारे में क्या कहा जाए, जब वो थे तब उसके बारे में। लेकिन उसके बाद देखिए अरुण शौरी साहब को, इतना बड़ा स्टेट्समैन और इतना विद्वान आदमी यशवंत सिन्हा जी, मैं भी जो इतना कमिटेड था और शुरू से कहता रहा कि भारतीय जनता पार्टी मेरी पहली और आखिरी पार्टी है, मैं तो यही कहता था, उस आदमी को कैसे इतना मजबूर या कैसे मजबूर किया गया, कैसे विवश हुआ वो आदमी, वो आदमी भी भरे मन से ही सही, टूटे दिल से ही सही, लेकिन फिर आया और नई दिशा में, नए लोगों के साथ, नई ऊर्जा के साथ, और एक नए आयाम के लिए, लेकिन उन्हीं कामों के लिए जो हमारे कुछ सपने अधूरे थे, या चाहे हमारे बड़े बड़े नेताओं के जो सपने अधूरे रहे, उनको पूरा करने के लिए वो लोग जो कटिबद्ध हैं, जो प्रतिबद्ध हैं, जो लोग आज इतने सालों से जिनका देश की में योगदान निर्माण में या देश की आज़ादी में जिनका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा, ऐसे लोग महात्मा गांधी से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर जितने लोग, लाल बहादुर शास्त्री, जितने लोग ये लोग रहे, आज हम उन्हीं के साथ उनकी दिशा में भी शामिल हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।
देखिए आगे आगे होता है क्या। आपने कहा कि आप भी हमेशा आप कहते रहे कि बीजेपी मेरी पहली और आखिरी पार्टी है। एक चीज़ मुझे याद आती है कि जब आपने पॉलिटिक्स एंटर किया था तो आपने एक बाई इलेक्शन में राजेश खन्ना जी के अगेंस्ट में कम्पीट किया था। आपने बाकी बाद में एक इंटरव्यू में कहा था कि आपको बहुत मलाल रहा उस चीज़ का कि आपने वो नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा क्या आपको कोई रिग्रेट है आपकी पॉलिटिकल लाइफ को जब हम लोग बात करें तो? देखिए, पॉलिटिकल लाइफ का रिग्रेट यानी भारतीय जनता पार्टी के छोड़ने के संबंध में आप कह रहे हैं, तो पॉलिटिकल रिग्रेट तो नहीं कहूँगा इसको, कि उस पार्टी में मुझको लेकर गए थे भारत रत्न और फ्रेंड फिलोसफर गाइड ऑफ सोसाइटी हमारे नानाजी देशमुख। इसमें हमें प्यार मिला अटल बिहारी वाजपेयी जी का, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, और लाल कृष्ण आडवाणी जी का, जिनको मैं हमेशा फ्रेंड फिलोसफर गाइड एंड गुरु मानता हूँ, अल्टीमेट लीडर है भारतीय जनता पार्टी का। तो इन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला, इनसे मेरी ट्रेनिंग, मेरी अपब्रिंगिंग हुई भारतीय जनता पार्टी में। तो उसको तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ पॉलिटिकल रिग्रेट है। ये कुछ लोगों की वजह से सिद्धांतों पे गया मैं, मेरा कोई अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कोई झगड़ा नहीं। वहाँ बहुत सारे मित्र हैं, अभी मिलते हैं मुझसे, बातचीत होती है। उन्हें भी अफसोस होता है कि मैं इतनी दूरी कैसे हो गई, क्योंकि संवाद नहीं किया इन लोगों ने। अगर संवाद करते, मुझसे ही नहीं और लोग भी जितने थे, हमेशा कहा जाता है पार्टी से बड़ा, व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है। मैं तो वही कर रहा था। अगर मैंने नोटबंदी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई तो मैंने देश हित में उठाई, जनहित में उठाई। हमने अगर कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी के ख़िलाफ़ बात की तो देश हित में था, जनहित में था। लेकिन कुछ लोग समझे नहीं, उन्होंने कहा कि पार्टी के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। अरे ऐसा नहीं है भाई। तो सिद्धांतों में मैं जनता का चुना हुआ हूँ, देश में सबसे ज़्यादा वोट शेयर मार्जिन लेकर मैं ही आया था, रिकॉर्ड था मेरा। उसके बाद मुझसे अगर बगैर बातचीत किए हुए आप कुछ दूसरे उम्मीदवार को सामने लेकर आ रहे हैं, या कई लोग कहते हैं मंत्री बनने का, अब नहीं, मंत्री तो कुछ बनने से मुझे, मेरे कोई सुरखाब के पर नहीं लग जाएंगे। लेकिन हाँ, राय मशवरा नहीं, आपने वहीं से जो रिकॉर्ड मार्जिन से जीतता है उसको आप कुछ लोगों के कहने पे, या कुछ लोग ऐसे थे जिनकी वजह से ये तो सिद्धांत की बात नहीं हुई। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पार्टी छोड़ा है हमने या पार्टी से हम अलग हुए हैं, तो पार्टी ने निकाला नहीं, ये मैं ज़रूर मानूंगा। तो कोई ऐसा नहीं, पॉलिटिकल रिग्रेट तो नहीं है, क्योंकि वहाँ मुझे बहुत कुछ मिला वहाँ पे। लेकिन आज मामला जो है वसूलों का है, आज मामला सिद्धांतों का है, खुददारी का ही नहीं है, सिर्फ सेल्फ रेस्पेक्ट का ही नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने का और समाज को और देश को आगे बढ़ाने का है। इसलिए एक मेरी सिंसियरिटी के साथ कोशिश है, इसलिए उसको मैं नहीं मानूंगा पॉलिटिकल रिग्रेट। लेकिन हाँ, पॉलिटिकल रिग्रेट मेरा था और वो रहेगा। और वो था जब मैं अपने मित्र राजेश खन्ना के ख़िलाफ़ मुझे लड़ना पड़ा। वो कांग्रेस से लड़ रहे थे और मैं था भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन मुझे लाया गया था, मैं उस ताज़ा आया था। मैं अभी कोई भी, आप खुद सोचिए कि कोई भी आदमी जो अपना करियर शुरू करना चाहता है पॉलिटिक्स में, जबकि उसमें मैं पॉलिटिक्स में आना भी नहीं चाह रहा था, तो कोई करना चाहेगा तो वो कम से कम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत किसी बाई इलेक्शन से नहीं करेगा। लेकिन मुझे बाई इलेक्शन से करना पड़ा था। मैंने सबको मना कर दिया था, मैं पोलाइटली, हम्बली मैंने मना किया। कल्याण सिंह जी को मना किया हमने, मदन लाल खुराना जी इतने अच्छे आदमी थे, उनको मना किया हमने। शांता कुमार जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हिमाचल के सीएम, उनको मना किया। एक शर्मा जी थे हमारे, उनको मना किया। सबको मना करके अल्टीमेटली मुझे आडवाणी जी के दरबार में पेश किया गया कहा कि उन्होंने बुलाया। और वहाँ चूँकि उनको इतना मानता रहा, उनको ना नहीं कर सका, मेरी हिम्मत नहीं उनको। और उनका आखिरी सेंटेंस यही था कि दिस टाइम आई डोंट वांट टू हियर नो फ्रॉम यू। तब मैं वहाँ जाके घर पे बात करके और चुनाव लड़ा। और चुनाव लड़ने में, बाई इलेक्शन में, सरकार भी उस वक्त उनकी थी। उस समय ईवीएम का ड्रामा तो नहीं था, लेकिन जो बहुत सारे जुगाड़ का ड्रामा था उस वक्त, और वो चुनाव हो रहा था, मैं जुगाड़ का भी शिकार हुआ उस वक्त। लेकिन हाँ, वो मुझे लगा, और राजेश खन्ना मुझसे बहुत नाराज़ हो गए। जाहिर है इमोशनली हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, उनको लगा मेरे खिलाफ़ कैसे खड़ा हुआ। मैंने कहा मैं आपके ख़िलाफ़ नहीं खड़ा हुआ हूँ। मैं, पार्टी ने कहा ये तो कहाँ मानने वाले थे। तो जब मैं बीमार था, मैं अस्पताल में था, तो मैं अपनी बेटी सोनाक्षी को बार बार यही कह रहा था कि मैं जैसे ही अस्पताल से बाहर जाऊँगा, सबसे पहले मैं जाऊँगा और
राजेश खन्ना को गले लगाऊंगा, माफ़ी मांगूंगा। मैं माफ़ी मांगूंगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, कुछ नादानी में या कुछ अडवाणी जी की इज्जत में मैं ना नहीं कर सका। ये सब कहानी थी। लेकिन अचानक एक दिन मेरी बेटी सोनाक्षी ने ही आके मुझको हॉस्पिटल में कहा, जब मैं हॉस्पिटल में था, और कहा कि राजेश अंकल नहीं रहे। ये सदमा मेरे दिल पे आज भी है और आज भी इस बात को भुला नहीं सका हूँ कि हालांकि ये इस बात की खुशी है कि मैं उनसे माफ़ी मांग चुका था। पहले मुलाकात हुई थी एक आध बार, अंजू महेंद्रू जी के यहाँ वो आए थे या मेरे घर पे भी आए थे। हमने उन्हें जितना समझाया था, मना लिया था उनको। अब मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा कन्विंस नहीं है, मलाल थोड़ा अभी भी है। अब तो मैं अपने दोस्त राजेश खन्ना को अच्छी तरह जानता था, तो इसलिए मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जाकर उनसे माफ़ी मांगूंगा। लेकिन ये ख्वाहिश। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.